स्टार्ट करेंगे वैस्कुलर सर्जरी। ठीक है, वैस्कुलर सर्जरी में पहले वैस्कुलर इंजरी कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा ओनली। ठीक है, तो अगर वैस्कुलर इंजरी हो जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होगा कि अगर अयोटा की इंजरी हो गई, ठीक है, तो अगर अयोटिक इंजरी है तो हमें वो एक्सरे पे कैसे दिखेगी। सबसे पहले अयोटा की इंजर होकर यहाँ मीडियास्टाइनम वाइड दिखेगा, सो देयर विल बी मीडियास्टाइनम वाइडनिंग मोर देन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है, मोर देन 8 सेंटीमीटर वाइडनिंग हो गई यहाँ पे। और इंजरी की वजह से हीमोथोरैक्स हो सकता है, सो देयर विल बी लेफ्ट हीमोथोरैक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हीमोथोरैक्स हो जाएगा, लेफ्ट हीमोथोरैक्स, मीडियस्टल वाइडनिंग। अब और आयोटिक इंजरी की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, इस्थमस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे हम इसमें, सीटी एंजियोग्राफी करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट विल बी बीटा ब्लॉकर्स दैट इज एस्मोलोल। तो आयोटिक इंजरी में हम क्या देते हैं, एस्मोलोल। इसमें हार्ट रेट लेस देन 80 और MAP 70 mmHg होगा। ठीक है, फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा हमारे पास, EVAR दैट इज़ एंडोवैस्कुलर एयोटिक रिपेयर। ठीक है, ये एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर भी होता है, एयोटिक रिपेयर भी होता है, मतलब बेसिक वही बात है कि एंडोवैस्कुलर एयोटिक रिपेयर और साथ में हम ग्राफ्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वाली पिक्चर क्या है कि अयोटा है, तो उसकी एक तरह से ये अयोटा की ना आउट पाउचिंग सी हो रही है। ठीक है, अयोटा में ये होती क्या, आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा में आउट पाउचिंग हो रही है, दिस इज एन्यूरिज्म ऑफ आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, तो इसलिए हम एन्यूरिज्म टॉपिक पे जाएंगे। एन्यूरिज्म में मोस्ट कॉमन वेसल जिसकी एन्यूरिज्म होती है वो क्या होता है, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस में हमने पढ़ा था कि ACA और ACOM के जंक्शन पे बेरी एन्यूरिज्म होता है, CNS में कराइए। ठीक है, सो सर्कल ऑफ विलिस में बेरी एन्यूरिज्म होता है ACA ACOM जंक्शन पे। पर अगर वो पूछेंगे कि नहीं एक्स्ट्रा क्रीनियल साइट बताओ या फिर मोस्ट कॉमन माइकोटिक साइट, अब ये जो माइकोटिक है ना ये एक मिसनोमर है। माइकोटिक कोई फंजाई से रिलेटेड नहीं है, स्टैफ ऑरियस से ही हो रहा है। सो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल या माइकोटिक कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल एयोटा की। और एब्डोमिनल एयोटा तो बहुत बड़ा है फिर। ठीक है, इतना बड़ा एब्डोमिनल एयोटा वहाँ पे कहाँ पे, जो इंफ्रारीनल पार्ट है, अगर मान लो यहाँ किडनी है, ये किडनी है, तो उसका इंफ्रारीनल पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एयोटा। ठीक है, सो इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एयोटा ड्यू टू स्टैफ ऑरियस। इस एब्डोमिनल एयोटा के एन्यूरिज्म का रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमन क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगर उन्होंने पूछ लिया मोस्ट कॉमन पेरिफेरल, तो पेरिफेरल में क्या आएगा, पोप्लीटियल, पी से पेरिफेरल, पी से पोप्लीटियल। एब्डोमिनल एयोटा एन्यूरिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर मैंने बता दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, CT एंजियोग्राफी। ठीक है, अब इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, एब्डोमिनल अयोटा के एन्यूरिज्म का। ठीक है, तो एक तो अगर वो सिम्टोमेटिक है या फिर देर आर सम साइंस ऑफ रप्चर, तो फिर तो तुमने सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब फिर तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। पर अगर वो एसिम्टोमेटिक है फिर हम कब करेंगे इसका रिपेयर, जब साइज़ इज़ मोर देन 5.5। ठीक है, अगर तो उसका साइज़ मोर देन 5.5 हो रहा है, या फिर वो रैपिडली ग्रोइंग है। रैपिडली ग्रोइंग की डेफिनेशन अब क्या होएगी कि 6 mm ग्रो कर रहा है इन 6 months, या फिर मोर देन 1 सेंटीमीटर ग्रो कर गया इन 1 year। ठीक है, तो फिर ये मतलब है कि वो रैपिडली ग्रोइंग है, तो 6 in 6, 1 in 1, 6 mm in 6 months, 1 सेंटीमीटर इन 1 year। ठीक है, तो टोटल मोर देन 5.5। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मार्फन्स है उस बंदे को तो उसमें तो और भी चांस होते हैं रप्चर के, तो इसलिए 4.5 mm में ही कर देंगे। ठीक है, अगर तो रप्चर हो गया और सिम्टोमेटिक है तो एक कर देंगे मैनेजमेंट, नहीं तो इससे कर देंगे। हम इसकी स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, हम 65 ईयर्स, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है। अगर इसे सिम्टोमेटिक हुआ तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, वैसे तो मोस्टली एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, पर अगर सिम्टोमेटिक हो तो ब्लूटो सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू एम्बोलाई फ्रॉम एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म से मान लो एम्बोलाई बन के चला गया तो ब्लूटो सिंड्रोम हो सकता है। रप्चर इनटू लेफ्ट रेट्रोपेरिटोनियम, अगर रप्चर हो जाए फिर तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं ऑफ मोर्टेलिटी। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पल्सेटाइल मास फील हो सकता है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ओपन रिपेयर इफ़ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, हमें पता है कि अगर तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो ओपन इसको करके ढंग से रिपेयर कर दो। पर अगर हाई रिस्क पेशेंट है कोई, या फिर कोई होस्टाइल है ना एब्डोमेन है, तो फिर लाइफ लॉन्ग फॉलोअप कराएंगे और इसका EVAR ही कर देंगे। EVAR क्या था, एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगी, क्या हो सकती है, एंडोलीक्स। एंडोलीक्स मतलब हमने उसको
ऐसे था, मान लो एन्यूरिज्म था, हमने दोनों साइड पे था, चलो मान लो हमने बीच में एक वो लगा दिया, कॉइलिंग करके ना बीच में से रास्ता बना दिया, साइड वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि साइड पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो मेन में हमारा बीच का रास्ता रह गया। पर अगर मान लो कोई वेसल इसमें से रह जाती है, ठीक है, मतलब कोई ढंग से सील नहीं हो पाती, इम्प्रॉपर सील की वजह से टाइप 1 एंडो लीक हो सकता है। टाइप 2 एंडो लीक होता है रेट्रोग्रेड लीक फ्रॉम द लंबर वेसल्स, ठीक है, कोई रेट्रोग्रेड लीक हो गया तो वो टाइप 2 होता है, तो लीक भी हो सकता है, ठीक है। कोई कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज, कार्डियोवैस्कुलर हो सकता है, कोई रीनल फेलियर हो सकता है, लेफ्ट साइडेड कोलोनिक इस्कीमिया हो सकता है, पैरापेरेसिस ड्यू टू आर्टरी ऑफ एडम कीन्स, ठीक है, ये हमने कराया हुआ है उसमें CNS में, ठीक है। तो आर्टरी ऑफ एडम कीन्स में अगर दिक्कत आ जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी, पैरापेरेसिस हो सकता है, एंड देन देयर विल बी मोर्टेलिटी। तो ये सब एन्यूरिज्म से हो सकता है हमारे पास। अब ये क्या होता है, एक यिन यांग साइन और अल्ट्रासाउंड डॉपलर। देखो यहाँ पे अगर कोई एन्यूरिज्म है और यहाँ पे फिर ब्लड ऐसे गोल गोल फ्लो कर रहा है और हम यहाँ पे डॉपलर रखेंगे तो हमें ब्लू और रेड दोनों कलर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर प्रोब रखते हैं ना तो जो तो प्रोब की टूवर्ड्स जा रहा होता है ब्लड वो होता है रेड, और जो अवे जा रहा होता है वो होता है ब्लू, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टूवर्ड्स जा रहा है, कुछ अवे जा रहा है एक ही जगह पे, तो इसलिए यिंग यांग साइन दिखेगा इसमें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एन्यूरिज्म। पहले हमने एओर्टिक इंजरी करी, एओर्टिक एन्यूरिज्म किया। अब क्या है एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइड इसका है लेटरल वॉल ऑफ असेंडिंग थोरैसिक अयोटा, ठीक है। तो जैसे मान लो असेंडिंग अयोटा है, ये हमारे पास असेंडिंग अयोटा, ये आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा। तो जो असेंडिंग अयोटा है ना वो अगर बीच में से डिवाइड हो जाए और उसके दो ल्यूमन्स बन जाएं, ट्रू ल्यूमन और फॉल्स ल्यूमन, ये कैसे होएगा डिवाइड? कि जैसे इसमें लेयर्स नहीं होती, इंटीमा मीडिया, ये सब ट्यूनिका, इंटीमा मीडिया, तो अगर उसके अंदर ब्लड जाने लग गया तो वो ऐसे लगेगा दो जगह से जा रहा है, दो ल्यूमन से जा रहा है। तो जो ज़्यादा वाइट होएगा ना वो हमारे पास ट्रू ल्यूमन होएगा, ठीक है। चलो एक इसको पढ़ लेते हैं। एओर्टिक डिसेक्शन मेल्स में मोस्ट कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। फॉल्स ल्यूमन इज फॉर्म्ड द ब्लड फ्लोज बिटवीन द इंटीमा एंड द मीडिया। इसके रिस्क फैक्टर्स होता है मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन, ठीक है, तेज़ ब्लड आने की वजह से ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो भी ये होते हैं कोलैजन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कोलैजन टिश्यू डिसऑर्डर्स या जो भी बोलते थे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन स्टेबल में इसमें भी कैसे करेंगे? CT एंजियोग्राफी करेंगे। पर अगर अनस्टेबल है तो क्या करेंगे? TEE ट्रांस ईसोफेजियल इको। ईसोफेगस में क्यों कर रहे हैं? ताकि इसको अच्छे से देख पाएँ। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका होता है, इसमें पेन होगा, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक, बैक में भी रेडिएट करेगा, ठीक है। एक्सरे पे क्या दिखेगा हमारे पास? ठीक है, डिप्रेशन ऑन लेफ्ट मेन ब्रोंकस, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस की तरफ डिप्रेशन से दिखेगा, वाइडनिंग होगी, इसमें भी मीडियास्टाइनम की वही सेम बात अगर हम एक्सरे करेंगे। अब इसमें स्टैनफोर्ड और डी बैकी की क्लासिफिकेशन हमें करनी होती है। स्टैनफोर्ड ने क्या किया, इसको डिवाइड किया है A और B में, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड ने इसको डिवाइड किया है A और B में, लेकिन डी बैकी ने इसे डिवाइड कर दिया 1, 2 और 3 में, ठीक है। स्टैनफोर्ड ने बोला कि अगर तो ये असेंडिंग अयोटा को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो A हो गया, A फॉर असेंडिंग अयोटा, ठीक है। B क्या होएगा फिर? डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। लेकिन डी बैकी ने बोला कि पहले वो मैंने 1, 2, 3 में डिवाइड करना है। 1 में असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग इन्वॉल्व होगा, B में ओनली असेंडिंग इन्वॉल्व होगा और C में ओनली डिसेंडिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड ने बोला था असेंडिंग ये होएगा, तो इसलिए डी बैकी के 1 और 2 स्टैनफोर्ड के A में आ गए और डी बैकी का जो 3 है वो स्टैनफोर्ड के B में आ गया क्योंकि उसमें डिसेंडिंग इन्वॉल्व है। अब इसकी मैनेजमेंट तो बोला स्टैनफोर्ड A कि अगर तो असेंडिंग इन्वॉल्व है तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी, बट हाँ आफ्टर बीटा ब्लॉकर, पहले तुम उसे बीटा ब्लॉकर दो। स्टैनफोर्ड B ने बोला कि अगर तो ये है डिसेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व है सिर्फ, है ना, तो मेडिकल मैनेजमेंट करो विद एस्मोलोल IV, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही करना है। हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एओर्टिक ओक्लूजन, ठीक है। मतलब अगर ओक्लूजन हो जाए, इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्यूट की,
एक्यूट में क्या हो जाता है, मोस्ट कॉमन ड्यू टू एम्बोलस, की एम्बोलस आया स्पेशली ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो एट्रियल फिब्रिलेशन से कोई एम्बोलस आया तो वह एक्यूट फटाफट से ऑक्लूड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 6 पीज होते हैं, पेन, पल्सलेसनेस, पैलर, पैरालिसिस, पैरास्थीजिया, पोइकिलोथर्मिया। इसमें पैरालिसिस लेट फीचर है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, मैनेजमेंट क्या करेंगे, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन देंगे उस बंदे को। अगर नहीं सही होता तो हमें, अगर एम्बुलेंस बन ही गया है तो एंडोवैस्कुलर एम्बोलेक्टमी सर्जरी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होएगा, डॉपलर या डुप्लेक्स स्कैन। मैनेजमेंट में यही करेंगे पहले, फिर अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ एक पोगाटी कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है, मसल स्वेलिंग और फेशियोटमी करनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये देख लो, इसकी शक्ल देख लो फोगाटी कैथेटर की। फिर उसके बाद अगर गैंग्रीन हो जाए तो एम्प्यूटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर क्रॉनिक हो जाता है, ठीक है, ग्रेजुअल ओक्लूजन है, क्रॉनिक धीरे धीरे ओक्लूड कर रहा है ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तो क्या होता है, क्या ये क्रॉनिक का मेन दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो ये है, यहाँ पे ग्रेजुअली इसको ब्लॉक करी जा रहा है, ये ब्लॉक करी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा है। अब इसने में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लड भेजने के लिए हमारे पास कोलेट्रल्स फॉर्म होने लग जाता है। सो देर आर फॉर्मेशन ऑफ कोलेट्रल्स। तो इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, कि अब वो ठीक है कोलेट्रल जा पा रहा है ब्लड कोलेट्रल से, पर कोलेट्रल पतले है ना, वो इतना भी ज़्यादा ब्लड नहीं भेज पा रहे, तो वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, मतलब क्रैम्प्स होते हैं आफ्टर वॉकिंग अ सर्टन डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बॉयड क्लासिफिकेशन होती है। बॉयड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 1 2 3 4। 1 मतलब कि पेन रिलीव्ड ऑन कंटिन्यूड वॉकिंग, ठीक है, पहले पेन हुआ फिर कंटिन्यूड वॉकिंग पे पेन रिलीव हो गई। 2 क्या होता है कि वॉक्स इन पेन, ठीक है, वो बंदा उसको हमेशा ही पेन हो जा रही है पर वॉक कर रहा है। 3 में क्या है कि अब ही हैज़ टू टेक रेस्ट, ही इज़ कंपेल्ड टू टेक रेस्ट। 4th में क्या है कि अब रेस्ट पे भी उसको पेन हो रही है, पहले वो चल रहा था, पेन हुई, उसने चलना शुरू किया, पेन उसकी ठीक हो गई, फिर वो पेन अभी वापस आ गई, चली जा रहा है, पेन में ही चले जा रहा है, फिर अब उसको रेस्ट करनी पड़ रही है, लेकिन अब रेस्ट पे भी पेन आ गई, ठीक है। उसके बाद पेन ऑन फर्स्ट स्टेप, तो अगर तो क्वेश्चन में आए कि पेन ऑन फर्स्ट स्टेप है तो तुम्हें 2 DDs याद रखने हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, ठीक है, दैट इज़ लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो ये पेन ऑन फर्स्ट स्टेप नहीं है, तो ये याद रखना, पेन ऑन फर्स्ट स्टेप में आएगा ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अयोटो इलियक, देखो हमने याद रखना है कि जहाँ पे भी क्लॉडिकेशन हुई है ना उसके नीचे पेन होएगी, उस एरिया के नीचे। तो अगर तो अयोटो इलियक मतलब इलियक, अयोटा और इलियक के उस पर हो गया, ये क्या बोलते हैं क्लूजन, तो पेन कम आएगी, बटॉक, देयर विल बी बटॉक पेन प्लस इम्पोर्टेंस हो सकती है क्योंकि इंटरनल इलियक आर्टरी में हो रहा है अब ये, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं लेरिज सिंड्रोम, ठीक है। सो अयोटो इलियक की occlusion, बटक पेन एंड इम्पोर्टेंस ड्यू टू इंटरनल इलियक आर्टरी सिंड्रोम इज नोन एज लेरिज सिंड्रोम। उसके बाद अगर ये इलियक में हो जाए तो फिर क्या, उससे नीचे थाई इफेक्ट होएगी, फेमोरल में हो जाए तो इससे नीचे काफ। तो यूजुअली हमें इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में हमने काफ पेन ही सुना है बिकॉज मोस्ट कॉमन जो आर्टरी ओक्लूड होती है वो होती है फेमोरल। अगर पोप्लिटियल ओक्लूड होगी तो पेन कहाँ जाएगी, फुट में, ठीक है। उसके बाद इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वही है जो सबकी होती है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होएगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में कभी भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड मार्क नहीं करना, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। चॉइस में CT एंजियोग्राफी है। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो बेसिकली साथ में जिसमें हम थेरेपेटिक भी कर सकते हैं वो है DSA, दैट इज़ डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, ये बैलून एंजियोप्लास्टी करके साथ में स्टंट डाल देते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो तो मतलब जैसे देखो बैलून एंजियोप्लास्टी की, भाई ऐसे करके बैलून डाला और उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी, पर अगर लॉन्ग सेगमेंट है ये नहीं हो पाता तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, दैट इज़ आर्टरी का एक बाईपास क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एक और हम निकालते हैं चीज़, दैट इज़ एंकल और ब्रेकियल इंडेक्स, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। इसमें क्या आएगा, ऊपर एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे ब्रेकियल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर तो इन दोनों का जो वो है रेशियो वो मोर देन 1.4 हो तो मतलब ये हैवीली कैल्सिफाइड है,
इससे क्या पता लगेगा कि एंकल का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्रेकियल से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्यों, वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब ज़्यादातर तो हमारे उसमें यही आएगा ना कि देखो जैसे नॉर्मल 0.9 to 1.3 होता है, तो ये याद रखना है, ये तो नॉर्मल 9 और 13 हमारे अच्छे नंबर ही हैं, ठीक है। तो ये 0.9 to 1.3 नॉर्मल है। देन 0.5 to 0.9 अगर है तो मतलब कि अब एंकल का बीपी कम होने लग गया, तो थोड़ी थोड़ी क्लॉडिकेशन होने लग गई। सो दिस इज इंटरमिटेंट। 0.3 से 0.5 आ गया कि रेस्ट पे भी पेन हो रही है। 0.3 से कम क्या होता है कि क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो गया, अब गैंग्रीन होने लग गया। पर ये सब तो मुझे ऑर्डर समझ आ गया। 1.4 से ज़्यादा क्या था कि हैवीली कैल्सिफाइड है, इसमें फिर हम टो ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट्स विद ABPI मोर देन 1.4। तो ये डायबिटीज़ में हो सकता है, तो इसलिए हम इसलिए टो ब्रेकियल इंडेक्स करेंगे इसके बाद। अब अगर हम ये डॉपलर पे देखें, नॉर्मल ट्राइफेजिक डॉपलर आर्टरी का तो ऐसा होता है, ट्राइफेजिक होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, फिर उसके बाद एक थोड़ी सी क्लिक आती है, ठीक है, सिस्टोलिक, डायक्लोलिक और ऐसे करके। ट्राइफेजिक नॉर्मल होता है, पर वो डॉपलर पे धीरे धीरे फिर बायफेजिक और स्ट्रेट होता जाएगा। ट्राइफेजिक EEG कहाँ होती है, वैसी एक्स्ट्रा पॉइंट है हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी में, ठीक है। हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी में ट्राइफेजिक EEG होती है। चलो अब ये सारा हो गया। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि पेन ऑन फर्स्ट स्टेप में ऑस्टियोआर्थराइटिस और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। तो हमने अभी जो पढ़ा है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वर्सेस ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन क्या है। इंटरमिटेंट में क्रैम्पिंग पेन होगी आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, पेन इज 1 level बिलो द साइट ऑफ occlusion एंड इट इज ड्यू टू सब्सटेंस पी, इट प्रोग्रेसेस टू रेस्ट पेन, धीरे धीरे वो रेस्ट पेन की तरफ बढ़ती जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि मैक्सिमम पेन होती है ऑन द फर्स्ट स्टेप, और पेन कहाँ होगी, जहाँ अफेक्टेड जॉइंट है, ये बिलो है, ये अफेक्टेड पे ही होगी क्योंकि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन की वजह से है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में क्या होता है कि पेन वेरीज विद पोस्चर, बेंडिंग फॉरवर्ड पे पेन रिलीव हो जाती है और स्टैंडिंग स्टेट पे पेन एग्रेवेट हो जाती है। तो ये लंबर केनाल स्टेनोसिस की वजह से होता है और इसमें ऐसी पेन दिखती है, ठीक है। अब इसमें हमने कर लिया ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमने इसका बैलून एंजियोप्लास्टी वगैरह करके। अब ये क्या चीज़ है, एक दिस इज सिरसॉइड या किरसॉइड जो भी बोलना है तुमने, एन्यूरिज्म, ठीक है। सिर में है तो ऐसे याद रख लो ना, सिर में हो रहा है सिरसॉइड एन्यूरिज्म। ये एक मिसनोमर है क्योंकि ये इतने एन्यूरिज्म थोड़ी बन रहे हैं, इट इज़ नॉट एन एन्यूरिज्म, दिस इज एन AV फिस्टुला ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। AV फिस्टुला मतलब ये आर्टरी है, ये वेन है, तो उसके बीच में जीप जीप से नाइडस बन जाते हैं, तो ये उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद एक है निकोलैंड्री ब्रैनहम साइन। इसमें क्या होता है, कंप्रेस AV फिस्टुला प्रॉक्सिमल साइड की, AV फिस्टुला की जो, जैसे ये AV फिस्टुला बना हुआ है यहाँ पे, उसकी प्रॉक्सिमल साइड अगर कंप्रेस हो जाए तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। सो AV फिस्टुला फॉर्म्ड आइदर आफ्टर ट्रॉमा और याट्रोजेनिकली, जैसे हम डायलिसिस में भी बनाते हैं, वो अगर कंप्रेस हो जाए तो उससे बंदे का BP कम, सॉरी BP कह रही हूँ, ब्रेडी होता है, मतलब हार्ट रेट कम होने लग जाता है, दैट इज निकोलैंडी ब्रैनहम साइन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट। इसके बाद हम आ जाते हैं वैरिकोज वेन्स और DVT वगैरह पे, ठीक है। सबसे पहले आता है वैरिकोज वेन्स और DVT। अगर वैरिकोज वेन्स या DVT हो, दोनों में ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है डॉपलर, ठीक है। तो अभी तक मैं तुम्हें पीछे पेज पे बोल रही थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है थोड़ा सा, कि जैसे मान लो एन्यूरिज्म हो गया है ना, ओक्लूजन हो गया, यूटिकल फ्लूजन होगी, तो इनमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डॉपलर होती है, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT एंजियोग्राफी होती है। पर वेरिकोज वेन्स या DVT में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ही डॉपलर है, ठीक है। अब इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, दैट इज़ ब्रोडी ट्रेंडेलनबर्ग, मॉरिसे, श्वार्ट्स, ठीक है। ब्रोडी ट्रेंडेलनबर्ग, मॉरिसे, श्वार्ट्स, ये सब क्या है, सेफेनोफिमोरल जंक्शन के इनकॉम्पिटेंस के टेस्ट हैं जो कि वेरिकोज वेन में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए, ब्रोडी ट्रेंडेलनबर्ग, मॉरिसे और श्वार्ट्स। और ये टेस्ट करते कैसे हैं उसकी वीडियो भी देख लेती हूँ मैं एक बारी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिगान टेस्ट क्या होता है, दैट इज़ परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस के लिए होता है। ये है SFJ की इनकॉम्पिटेंस के लिए, फिगान है परफोरेटर की इनकॉम्पिटेंस के लिए। और प्राट और पर्थीस टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, DVT के लिए, P और P वाले। दिस इज़ व्हाट इज़ अ मिकी माउस साइन, ठीक है, जो डॉपलर पे दिखता है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे कॉमन फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और सेफेनोफिमोरल जंक्शन, तो मतलब यहाँ इसके पीछे ग्रेट सेफनस वेन होगी, ग्रेट सेफनस वेन से यहाँ पे ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम प्रोब रखेंगे तो टूवर्ड्स मैंने बताया था रेड होता है, अवे ब्लू होता है। तो अगर हम यहाँ प्रोब रखेंगे
तो ब्लड वैसे तो अवे जाना चाहिए, मतलब ब्लू जाना चाहिए, पर इसमें उल्टा हो जाता है, टूवर्ड्स जाने लग जाता है, रेड होने लग जाता है, तो पता लग जाता है कि यहाँ पे सेफनोफिमोरल जंक्शन की इनकॉम्पिटेंस हो रखी है। ठीक है। टू असेस वेदर डीप वेन्स आर पेटेंट बिफोर सर्जरी और डीप वेन ऑब्स्ट्रक्शन है तो मॉडिफाइड परथीज टेस्ट करते हैं। ठीक है, डीप वेन्स पेटेंट है या नहीं देखने के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेट सेफनस वेन जो है उसकी जब डायलिटेशन हो जाती है मोर देन 2 mm, ठीक है, विद इन द फेशिया, तो उसे क्या बोलते हैं, इजिप्शियन आई साइन। चलो ठीक है, अब हम वेरिकोज वेन्स की ढंग से बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरिकोज वेन्स में हमारे पास क्या होता है, सीप क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरिकोज वेन्स। सीप का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल, इटियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल। अब क्लिनिकल में हमारे पास आगे वो होते हैं सब डिवीजन, जिसमें क्या होगा हमारे पास वन मतलब टेलेंजेक्टेजिया या फिर रेटिकुलर वेन्स, तो याद रखना वन मतलब टेलेंजेक्टेजिया या रेटिकुलर वेन्स। टू वेरिकोज वेन में दो भी आते हैं, तो टू मतलब वेरिकोज वेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद 2R होता है एक, जो कि क्या हो गया, रिकरेंट वेरिकोज वेन्स। फिर उसके बाद आ गया 3। ठीक है, 3 इज ई, तो मतलब 3 में आता है अडीमा। फिर आता है 4। अब हमारे पास है ABC, 3 अलग अलग ABC। ए में क्या आएगा, पिगमेंटेशन और एक्जिमा। ठीक है, बी में आएगा बड़ा बड़ा नाम, दैट इज लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस या एट्रोफिया ब्लैंचे, BS में। सी में क्या आएगा, कोरोना फ्लेबेक्टेजिया। फिर उसके बाद आएगा 5 मतलब हील्ड अल्सर, 6 मतलब एक्टिव वीनस अल्सर, और 6R मतलब रिकरेंट एक्टिव वीनस अल्सर। ठीक है, तो 1 टेलेंजेक्टेजिया और रेटिकुलर, 2 VV वेरिकोज वेन्स, 2R रिकरेंट वेरिकोज वेन्स, 3 इज ई, तो 3 से एडिमा। 4 में ABC, ए इज पिगमेंट। 4 में बेसिकली ओवरऑल क्या इन्होंने बताया कि 4 में होते हैं चेंजेस इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, तो ए में आ गया पिगमेंटेशन और एक्जिमा, बी में आ गया लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और एट्रोफिया ब्लैंचे, सी में कोरोना फ्लेबेक्टेजिया, 5 में हील्ड अल्सर, 6 में एक्टिव वीनस अल्सर, 6R में रिकरेंट एक्टिव वीनस अल्सर। ठीक है, अब उसके बाद ये था नॉर्मली एट्रिया और ये सॉरी अरे हाँ एट्रिया क्यों बोल रही हूँ, नॉर्मली आर्टरी और वेन हो गए। ठीक है, ऑन कंप्रेसिंग विद प्रोब वेन जो है वो कोलैप्स कर जाती है, ये होता है नॉर्मल में। तो नॉर्मल में जो है कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है वेन में, नॉर्मल वेन में, और फ्लो मोनोफेजिक होता है, एक ही तरफ का फ्लो होएगा, और ऐसे एक ही तरफ मतलब ऐसे। ट्राइफेजिक आर्टरी में होता है ना वेन की, अगर हम बात कर रहे हैं, अब DVT में अगर जैसे बात कर रहे हैं तो उसका मोनोफेजिक होता है, बट DVT में वो मोनोफ्लेजिक फ्लो भी चला जाता है और कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी चली जाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेरिकोज वेन्स की क्लासिफिकेशन कर ली थी, बीच में वैसे ही DVT का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया था। अब वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट का बात करते हैं कि अगर तो सेफेनोफिमोरल जंक्शन की इनकॉम्पिटेंस है तो हम फिर वही क्या करेंगे, एंडोवैस्कुलर लेज़र एब्लेजन करेंगे। ठीक है, तो लेज़र से उसका एब्लेजन करेंगे, मोर देन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन करना है, एंडोवैस्कुलर बेटर है एज कम्पेयर टू रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं हम, और इसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन गारमेंट्स देते हैं क्लास 3। ठीक है, परफोरेटर है अगर, परफोरेटर्स में है अगर दिक्कत, ठीक है, कि ये जैसे बीच में जो परफोरेटर्स होते हैं उनमें दिक्कत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेसारी स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक। टेसारी स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक में क्या देते हैं हम, सर्ट्रोल 1 पार्ट प्लस एयर का 3 पार्ट, तो मतलब एयर और सर्ट्रोल 3:1 में होता है। ठीक है, 3 एयर 1 सर्ट्रोल, इसे हम ऐड करेंगे और मिक्सचर बनाएंगे टेसारी टेक्निक से। ठीक है, फिर स्क्लीरोथेरेपी कर देंगे, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, परफोरेटर को अब्लेट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर थ्रेड वेन्स, जैसे थ्रेड वेन्स नहीं होती और डर्मल फ्लेयर्स, तो उसमें हम ये देते हैं। सर्ट्रोल होता क्या है, इसमें सोडियम टेट्रा डाइसाइल सल्फेट होता है, सोडियम टेट्रा डाइसाइल सल्फेट। ठीक है, एंड इंजेक्टेड अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड देन इट ऑब्लिटरेट्स द परफोरेटर्स। अब उसके बाद अगर हम ये सब कर रहे होते हैं वेन्स का वो करते हैं ना, जो पहले अभी तो हम यही कर रहे हैं
इनकॉम्पिटेंस के लिए लेज़र अब्लेशन फ्रीक्वेंसी। पहले जब हम सर्जरी करते थे हम ना स्ट्रिपिंग कर देते थे उस वेन्स की, स्ट्रिपिंग वॉज डन, तो उससे हो जाता नर्व इंजरी हो जाती थी। तो अगर तो ग्रेट सेफिनस वेन की स्ट्रिपिंग कर रहे हैं तो उसके साथ सेफिनस नर्व की इंजरी हो सकती है, मीडियल सेफिनस नर्व की। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा मैंने, एस्पेक्ट ऑफ लेग, हाँ, तो फिर इससे क्या होएगा, सेफिनस नर्व की इंजरी से मीडियल एस्पेक्ट्स की लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी। अगर ये सुपरफिशियल सेफिनस वेन की वो कर रहे थे हम स्ट्रिपिंग, तो उससे सूरल नर्व की इंजरी हो जाती थी, जिससे लेटरल लेग की सेंसेशन चल जाती थी। तो ग्रेड वाले से सेफिनस से मीडियल लेग की सेंसेशन चल जाती थी। सुपीरियर सेफिनस वेन ही है ना ये, ग्रेट सेफिनस वेन। एसएसवी कौन सी होती थी, सुपरफिशियल सेफिनस वेन, मुझे याद नहीं है क्या है, सुपीरियर है सुपरफिशियल है, चेक कर लेती हूँ। तो उससे सूरल नर्व की इंजरी हो जाती थी। ठीक है, उससे लेटरल की सेंसेशन चल जाती थी। ये फोटो में ये क्या दिखाया हुआ है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। ये क्या है, ये तो पिगमेंटेशन होगी, ये है एक्टिव वीनस अल्सर। ठीक है, अब परफोरेटर्स में हमारे पास कुछ नाम होते हैं, हंटेरियन थाई में, ठीक है, डॉड और बॉयड नी में। डॉड में 4 लेटर हैं, बॉयड में 4 लेटर हैं, नी में भी 4 लेटर हैं। डॉड है अबव नी, बॉयड है बिलो नी, बी से बॉयड बी से बिलो नी, तो डॉड हो गया अबव नी। ठीक है, कॉकेट होता है मीडियल मेल्योलस, मे कस्टर होता है हील के लिए। ठीक है, मे कस्टर हील के लिए, कॉकेट मीडियल मेल्योलस, डॉड और बॉयड अबव एंड बिलो नी, हंटेरियन इज थाई। अब आगे हमारे पास अल्सर्स। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ अल्सर्स जो हम वो सर्जरी की उसमें करते होते थे प्रैक्टिकल में, तो क्या होते हैं, स्लोपिंग अल्सर्स, ये किस में होंगे, वीनस अल्सर्स या हीलिंग अल्सर, तो वीनस और हीलिंग स्लोपिंग हो गए। पंच्ड आउट अल्सर्स किस में होते हैं, आर्टीरियल अल्सर्स में, और न्यूरोपैथिक अल्सर या फिर बेड सोर्स या सिफिलिस में। ठीक है, सो पंच्ड आउट हो गया आर्टीरियल, न्यूरोपैथिक, बेड सोर्स या फिर सिफिलिस में। अंडरमाइंड अल्सर, जो अंडरमाइंड एजेस होते हैं जिसके, तो मतलब ये एजेस के बेसिस पे है। ठीक है, तो अल्सर के एजेस, स्लोपिंग एज है तो वीनस और हीलिंग, पंच्ड आउट एज है तो आर्टीरियल, न्यूरोपैथिक और बेड सोर। अंडरमाइंड एजेस हैं तो टीबी, रोल्ड आउट एजेस हैं तो हमें पता है बेजल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर, मार्जोलिन्स अल्सर। कॉलीफ्लावर एज है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, सो अल्सर्स के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेना। देन पोस्ट बर्न स्कार या इन्फ्लेमेशन से क्या हो जाता है, मार्जोलिन्स अल्सर। अप्रोच टू अल्सर्स, अगर तो टिप ऑफ टोज पे है, ठीक है, या लेटरल में लेवलस पे है, जिसकी थिन और शाइनी स्किन है, देयर इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉडिकेशन, तो वो आर्टीरियल अल्सर होएगा। ठीक है, आर्टीरियल अल्सर कहाँ होता है, टिप ऑफ टोज पे और लेटरल में लेवलस पे। अगर तो मीडियल में लेवलस है तो देखो लेटरल पे ए आर्टीरियल हो रहा है, मीडियल में लेवलस पे वीनस अल्सर हो रहा है। तो अगर तो गेटर्स एरिया दैट इज मीडियल में लेवलस पे अल्सर हो रहा है और उसकी स्लोपिंग एजेस हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी बताया, और बिसगार्ड रेजिमेन है इसके लिए। ठीक है, तो फिर उसमें क्या कर, उसका क्या है, वीनस अल्सर। इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मार्जोलिन्स अल्सर। ठीक है, जिसमें वाइड लोकल एक्ससिजन करनी पड़ती है। अब अगर तो वो है इश्चियम पे या फिर जीटी पे, ठीक है, और मतलब इसका एक ऑर्डर है, इश्चियम, जीटी, ग्रेटर ट्यूबरकल आई थिंक सो, है ना, और सेक्रम और हील, इन सब पे क्या हो जाता है, प्रेशर अल्सर। और प्रेशर अल्सर में बेसिकली बेड सोर बोलते हैं उसको, है ना, उसका प्रेशर मोर देन 30 mm होता है, सो दैट इज बेड सोर। टू अर्ली चेंज इन पोजीशन करना पड़ता है उसको। ठीक है, सेम 30 mm प्रेशर कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी हमने पढ़ा था। देन अगर वो प्लांटर एस्पेक्ट ऐसे नीचे है, प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट में, और देर इज लॉस ऑफ सेंसेशन, तो उसे न्यूरोपैथिक अल्सर बोलते हैं। जो कि इसमें भी पंच आउट हो रहा था ना मार्जिन, तो देखो इसके पंच आउट मार्जिन है, जो कि डायबिटीज़ और लेप्रेसी में कॉमन है। ठीक है, सो दिस इज आर्टीरियल अल्सर। ये क्या है, न्यूरोपैथिक अल्सर। ये किसकी पिक्चर है, वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग की, वैक। इसमें हम नेगेटिव प्रेशर देते हैं, दैट इज -125 mm/Hg। इससे वूंड हीलिंग भी ज़्यादा होती है और बैक्टीरियल लोड भी कम होता है। बट दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑस्टियोमाइलाइटिस विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस और डायबिटीज़ अगर हो तो फिर इसमें नहीं देना ये। ठीक है, अब न्यूरोपैथिक अल्सर में अगर तो क्लीन बेस है तो उसकी फुट केयर कर और कंफर्टेबल रबर स्लीपर्स दो उसको। अगर इन्फेक्टेड है फिर हमें इसकी डिब्राइडमेंट करके एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ठीक है, सो अल्सर की ये नहीं, पहले बेड सोर्स की ग्रेडिंग भी कर लेते हैं। बेड सोर्स की ग्रेडिंग बहुत ईजी है, बर्न्स की तरह है, ग्रेड 1 2 3 4। ठीक है, 1 में सिर्फ नॉन ब्लांचेबल अरिदमा होएगा, फिर इंटैक्ट स्किन, नॉन ब्लांचेबल। ठीक है,
ग्रेड 2 में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा, ग्रेड 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा, ग्रेड 4 में डैमेज होगा टू द मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, तो ये होगी क्लासिफिकेशन। अब अल्सर्स में बात कर लेते हैं कि वीनस आर्टीरियल, ट्रोफिक और डायबिटिक अल्सर्स में। ठीक है, वीनस अल्सर हमने पढ़ लिया कहाँ होता है, मीडियल मेल्यूलस या गेटर्स एरिया पे। आर्टीरियल अल्सर कहाँ होगा, डॉर्सम या लेटरल साइड पे, तो डॉर्सम पे भी हो सकता है या लेटरल साइड पे। ट्रोफिक अल्सर सोल या बेस ऑफ ग्रेट फुट पे होगा, और डायबिटिक अल्सर सोल या बेस ऑफ, ये दोनों ही उस पे होते हैं, बेस पे। ठीक है, आर्टीरियल पल्सेशन सब में ही एब्सेंट होएगी, नहीं सब में ही आई मीन प्रेजेंट होएगी, सिर्फ आर्टीरियल अल्सर में आर्टीरियल पल्सेशंस एब्सेंट होंगी। डायबिटिक में भी एब्सेंट, पर मेन बात इसकी यही है। डायलेटेड वेन्स ऑब्वियसली वीनस अल्सर में होगा, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं होगा। सेंसेशन वीनस अल्सर में तो नॉर्मल होगी, आर्टीरियल अल्सर पेनफुल होगा, ट्रोफिक अल्सर और डायबिटिक अल्सर में रिड्यूस सेंसेशन होगी। तो देर इज यहाँ पे पढ़ा था ना लॉस ऑफ सेंसेशन इन न्यूरोपैथिक अल्सर, तो नॉर्मल है वीनस में, पेनफुल है आर्टीरियल में। देन मार्जिन्स वीनस की हमने पढ़ा है कैसी होती हैं, स्लोपिंग, और बाकी आर्टीरियल हो, न्यूरोपैथिक हो या फिर डायबिटिक हो, ट्रोफिक हो, ये सब में पंच्ड आउट मार्जिन होती है। मैनेजमेंट इसकी यही है, वैक ड्रेसिंग, पर हाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस और डायबिटिस मेलाइटिस में नहीं करना, और डिब्राइडमेंट। ठीक है, ये बस उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट आ गया लिम्फेडीमा। ठीक है, लिम्फेडीमा में क्या हो रहा है कि ये एक तो हम लिम्फेडीमा के लिए चार्ल्स प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टरी केसेस में इसमें एक ब्रूनर्स क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास। होता क्या है, एक तो सब क्लिनिकल या लेटेंट, जिसमें एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा विद नो क्लिनिकल साइन, बस इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रा है पर क्लिनिकल साइन अभी नहीं है। देन फर्स्ट इज पिटिंग एडीमा। ठीक है, विथ सबसाइड विद एलिवेशन, तो पहले में सिर्फ पिटिंग एडीमा है, विथ सबसाइड्स विद एलिवेशन। सेकेंड में क्या है, नॉन पिटिंग एडीमा विच इज़ नॉट रिलीव्ड विद एलिवेशन। ठीक है, तो नॉन पिटिंग है तो एलिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिटिंग है तो एलिवेशन से फर्क पड़ जाएगा। इसको नॉन पिटिंग एडीमा में स्टीमर साइन भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो चार्ल्स प्रोसीजर, स्टीमर साइन। इरिवर्सिबल है या फिर स्किन चेंजेस हैं, तो मतलब फाइब्रोसिस या पैपिला भी हो सकता है उसमें साथ में। सो दिस इज ब्रूनर्स क्लासिफिकेशन फॉर लिम्फेडीमा। ठीक है, एक होता है कंजेनिटल लिम्फेडीमा, उसको क्या बोलते हैं, मिलरॉयज डिजीज। वो होता है जीन FLT4 की वजह से। मिलरॉय मतलब बच्चा रो रहा है, बच्चे में हुआ रहा है, FLT4 जीन कंजेनिटली। हम लिम्फेडीमा इसमें भी पढ़ लेते हैं। एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड होएगा, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है ये हमने कर लिया। अगर तो वो प्राइमरी में कंजेनिटल है, 0 to 2 ईयर्स में होता है, मेल्स में होता है, मल्टीपल लिम्स फेस जेनिटेलिया में हो सकता है, इसमें मिलरॉय सिंड्रोम होगा, वही नून मिलरॉय फेमिलियल FTL4 जीन। ठीक है, प्रेकॉक्स और टाडा हो सकता है। प्रेकॉक्स 2 to 35 ईयर्स में आएगा, टाडा मोर देन 35, सो तो मोर देन 35 में भी आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रिकॉक्स वाला फीमेल में ज़्यादा होगा, ये यूनिलेटरल होगा टिल नी। इसमें मीग्स डिजीज़ आता है। ठीक है, इसमें क्या है, मिलरॉय छोटे बच्चे में, कंजेनिटल बड़े में मीग्स डिजीज, दैट इज फेमिलियल GJC जीन। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है लिम्फेडीमा की कि बाईपास प्रोसीजर कर दो। ठीक है, उसको बाईपास करके, इसका नाम नहीं करना तो नीलम्बोविक्स और किमनोथ जो भी है। फिर लाइपोसक्शन कर सकते हैं, नहीं तो लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि चार्ल होमैन थॉमसन। ठीक है, लिम्फेडीमा में और क्या है हमारे पास कि हाँ, लिम्फेडीमा में और क्या हो सकता है, सेकेंडरी मोस्ट कॉमन अपर लिम्ब में क्या होगा, पोस्ट मेस्टेक्टमी हो सकता है, हमें पता है, पोस्ट लिम्फ नोड क्लियरेंस। लोअर लिम्ब में फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस की वजह से हो सकता है। ब्रूनर्स क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। ठीक है, क्या होगा, पहले सब क्लिनिकल या लेटर, फिर पिटिंग, फिर नॉन पिटिंग, फिर उसके बाद स्टेज 3 जिसमें एडीमा और रिवर्सिबल स्किन चेंज आएंगे। स्टेमर क्या होता है, वो नॉन पिटिंग या फिर इनएबिलिटी टू पिंच द स्किन। बफेलो हम्प, लॉस ऑफ एंकल कॉन्टूर। ठीक है, तो अगर एंकल का कॉन्टूर चला गया तो उसे बफेलो हम्प बोलेंगे। स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम ही हमने ब्रेस्ट में पढ़ा है कि अगर उसका एंजियोसार्कोमा हो जाए बहुत देर बाद पोस्ट मेस्टेक्टमी, रेडिश ब्लू नोड्यूल्स हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी है वाटर प्लेथिज्मोग्राफी, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है वाटर प्लेथिज्मोग्राफी। माइल्ड मॉडरेट सीवियर 20 to 40 मोर देन 40 ऐसे करके हो सकता है। इसमें स्किन केयर करनी है, प्रोटेक्ट स्किन वाइल चॉपिंग, ये वो बेयर फुट नहीं वॉक करना, इलेक्ट्रिकल रेजर्स नहीं यूज़ करने। ठीक है, ट्रीट द कट्स विद एंटीबायोटिक्स, नो ब्लड सैम्पलिंग फ्रॉम अफेक्टेड, यूज सनस्क्रीन,
ठीक है। तो ये हम ये सब करते हैं। पहले तो हमने इसमें बाईपास प्रोसीजर वगैरह सर्जरी कर ली, उसके अलावा हम इसमें डिकंजस्टिव लिम्फेडिमा थेरेपी, एक्सरसाइजेज और लिम्फोवीनस एनास्टमोसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है। सो दिस इज अबाउट लिम्फेडिमा। और सिस्टिक हाइग्रोमा एक रह गया। ठीक है। सिस्टिक हाइग्रोमा में क्या होता है, सिक्वेस्टेड लिम्फेटिक टिश्यू, मोस्ट कॉमन साइट इसका क्या होता है, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट होता है सिस्टिक फाइग्रोमा। ठीक है। और पार्शियली कंप्रेसिबल भी होता है। मैनेजमेंट इसकी क्या है, एस्पिरेशन फॉलोड बाय सर्जरी, पहले एस्पिरेट करके सर्जरी कर दो। नर्व एट रिस्क कौन सी होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो सिस्टिक हाइग्रोमा में क्या क्या है, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेटेड और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है। अब वेरिकोज वेन्स में हमने ये सब कर लिया है, ग्रेट सेफनस में और एसएस में। ठीक है। सेफनोफिमोरल सेफनोपोप्लीटियल जंक्शन, यहाँ ये ग्रेट सेफनस वाला सेफनोफिमोरल से आ रहा है, एसएसवी वाला पोप्लीटियल से आ रहा है। वेन ऑफ गाइकोमिनी क्या होता है, विच कनेक्ट द एसएसवी टू जीएसवी। ठीक है। तो और सीप क्लासिफिकेशन तो हमने कर ही ली है। ठीक है। मिकी माउस साइन भी कर लिया है। देन वेरिकोज वेन्स में थ्रेड वेन्स, डर्मल फ्लेयर, सिलेंजेक्टेजिया भी दिख सकता है, एट्रोफी ब्लांचे। कोरोना फ्लिबेक्टेजिया क्या होता है कि फैन शिफ्ट अरेंजमेंट होगी ऑफ थ्रेड की अराउंड द एंकल, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। पिगमेंटेशन हीमोसिड्रिन की वजह से होता है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्वर्टेड शैम्पिंग बॉटल अपीयरेंस हो सकती है, डायल लेकिंग पेन और वीनस अल्सर, ये सब हमने कर लिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अब डीवीटी वैसे तो हमने वहाँ पे करा हुआ है, पर एक बार डीवीटी ऊपर से कर लेते हैं। डीवीटी में हमें सबसे पहले वर्चोस्ट्राइड पता होना चाहिए। वर्चोस्ट्राइड क्या होता है, स्टेसिस, एंडोथीलियल इंजरी, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स। ठीक है। पेन स्वेलिंग होगी, लिम्ब का एडिमा होगा विच इज़ अ कांस्टेंट साइन, मोस्टली यूनिलेटरल लोअर लिम्ब में होगा। होमैन साइन क्या होता है कि डॉर्सी फ्लेक्शन करने पे रेजिस्टेंस होती है इन द काफ। एंड मोसिस साइन क्या होता है कि जब हम काफ को स्क्वीज करेंगे तो पेन होगी। इसमें हमें क्या दिख सकता है, फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस। इसमें क्या होता है कि पेनफुल वाइट या मिल्क लिम्ब होगा, तो मेजर एक्सियल वेसल्स की वजह से हो रहा है, थ्रोम्बोसिस होने की वजह से। फिर एक होता है फ्लेगमेजिया सेरूलिया डोलेंस, ये पेनफुल ब्लू लिम्ब है, ये वाइट है, ये ब्लू है। ठीक है। इसमें मेजर एक्सियल के साथ कोलैटरल्स का भी अगर वो हो जाए थ्रोम्बोसिस। इन्वेस्टिगेशन यही है, हमें पता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डॉपलर डुप्लेक्स होता है। अगर तुम्हें लग रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हो। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, विद इन 6 to 8 आवर्स डायरेक्ट थ्रोम्बोलाइसिस कर दो। ठीक है। अगर नहीं आया बंदा 6 से 8 घंटे में, लेट आया 1-2 दिन बाद आ रहा है, तो एंटीकोएगुलेंट्स देंगे। पहले फर्स्ट 5 डेज के लिए हम देंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्लस वॉरफेरिन, फिर 5 डेज के बाद ओनली वॉरफेरिन। टारगेट INR हमारा 2 to 3 होता है। वेल्स क्राइटेरिया क्या है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो कुछ नहीं है, छोड़ो। प्रेगनेंसी में हम सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे। ठीक है। हेपरिन सेंसिटिव फोंडापेरिनॉक्स, बेवालीरुडिन, नोवल ऐसे एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, रिवारोक्सापैन, अपिक्सापैन। INR क्या होता है कि पेशेंट का अपॉन कंट्रोल का PT को हमने वो कर लिया, रेशियो ले ली। ग्रीन फील्ड फिल्टर होता है रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिस्पाइट एंटीकोएगुलेशन में हम फिल्टर लगाते हैं, ये वाला ग्रीन फील्ड फिल्टर। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर है एंटीकोएगुलेशन में तो हम ये लगाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस है अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो DVT वैसे आता ही है। कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकता है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक लेग। ठीक है। 2/3 पेशेंट्स में वेरिकोज वेन्स भी बन जाती हैं साथ में, क्योंकि सारा का सारा डीप से सुपरफिशियल में आ जाता है सिस्टम। ठीक है। DVT प्रोफाइल एक्सिस में क्या करेंगे कि मतलब कभी भी ऐसा पेशेंट है ना जिसमें सर्जरी हुई है, कोई मेजर सर्जरी हुई जिसमें वो चल नहीं पा रहा, कोई एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी हुई है या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है DVT की, लोअर लिम्ब पैरालिसिस है, तो उसमें हम प्रोफाइल एक्सिस करते हैं। पहले एक तो हम ये न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देंगे, उसे सर्जरी के बाद जल्दी चलाएंगे। ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन। और उसमें ड्यूअल प्रोफाइल एक्सिस में तो ये हो गया, दूसरा है कि लो मॉलिक्यूलर हेपरिन उसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो ये हो गया। AV मैलफॉर्मेशंस हम कर चुके हैं। ये आइट्रोजेनिक जो है कि हम जो ये बनाते हैं फिस्चुलाज, रेडियोकेफेलिक या कीमो फॉर डायलिसिस और रेडियोपेटेंसी चेक करने के लिए। ठीक है। तो एलेंस टेस्ट के बाद जो बनाते हैं फिस्चुलाज, तो उसके अंदर हो जाता है क्रिसॉइड एन्यूरिज्म सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स में। ठीक है। निकोलैंडी बेलहम साइन भी कर लिया कि प्रेशर फीडिंग वेसल्स में उसकी वजह से क्या हो जाता है, सिस्टोलिक BP बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा।
एम्बोलाइजेशन करेंगे इसमें हम। देन और क्या करना है हमने, हमारे पास क्या होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ये भी वैस्कुलर में बताना चाहिए कि कोल्ड वेदर या फिर हिस्ट्री ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट की वजह से वेजोस्पाज्म हो जाता है, तो उससे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले वाइट हो जाएगा, ये हाथ इनके पहले वाइट हो गए, फिर ब्लू हो जाएंगे जिसमें पेन होगी, और फिर रेड हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, प्राइमरी मोर कॉमन है। अब सेकेंडरी में क्या है कि कोई कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रहा है, उसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसी में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें ड्रिलिंग और कोल्ड वेदर की वजह से होता है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये हमने सीबीएस में पढ़ा है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट का, ये सबक्लेवियन आर्टरी है, इसके अगर फर्स्ट पार्ट का स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, तो जब भी कोई मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम होगा अपर लिम्ब एक्सरसाइज वगैरह में, तो ना रेट्रोग्रेड फ्लो होने लग जाएगा वर्टिब्रल और बेजिलर आर्टरी का, तो वो वहाँ से ऊपर से वर्टिब्रल बेजिलर से वो लेने लग गया ब्लड। सब क्लेवियन अपर लिम्ब जो है वो अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करी जा रहे हो, तुम बाजू को ब्लड देने के लिए दिमाग से ले रहे हो, तो इससे क्या होगा सिंकोपल अटैक आफ्टर एक्सरसाइज, तो इसमें भी सीटी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करेंगे। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है कि पुअर मसल टोन या फिर सर्वाइकल रिब की वजह से होता है। इसमें आर्टीरियल ऑक्लूजन में गैंग्रीन और क्लॉडिकेशन होएगा, वीनस ऑक्लूजन में सबक्लेवियन वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और ब्रेकियल प्लेक्सस की कंप्रेशन की वजह से पेन होगा अलोंग द अल्नर बॉर्डर। एडसन टेस्ट होता है, रूस, ये सब तो हाँ ये ऑर्थो में करा हुआ है। देन ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, ठीक है, ये ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ ब्लड की वजह से ड्राई गैंग्रीन हो जाता है। इसमें गुड लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है, अगर बोन इन्वॉल्व है तो फिर कोनिकल स्टम्प करेंगे। वेट गैंग्रीन में क्या है, वीनस ब्लॉकेज की वजह से और सुपर एडिड इन्फेक्शन की वजह से होगा, इसमें पुअर लाइन ऑफ डिमार्केशन है। ठीक है, कैन बी प्रॉक्सिमल ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन। चलो ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, बर्जर्स और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या फ़र्क है। बर्जर्स होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस में, और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है बर्जर्स। बर्गर कौन खाते हैं, मेल ही खाते हैं बर्गर। स्मोकिंग भी करते हैं, ठीक है, इसमें बाकी सब कुछ है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टाइप ए पर्सनैलिटी, ये सब ये इक्वल है मेल फीमेल में। ठीक है, ये आर्टरी वेन नर्व में सब में होता है, ये सिर्फ आर्टरी में होता है, दोनों ही लोअर लिम्ब में हो रहे हैं। इसमें स्मॉल टू मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें लार्ज टू मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसमें कन्फर्मेशन के लिए मसल बायोप्सी करेंगे। इसमें स्टॉप स्मोकिंग, कंजर्वेटिव एम्पुटेशन, नंबर्स, सिंपथेक्टमी, इसमें एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब करेंगे। एम्पुटेशन कैंसर, गैस, गैंग्रीन, कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से हमें करना पड़ सकता है। एक होता है लोकल एम्पुटेशन ऑफ डिजिट्स जो कि डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन है। फिर होता है रे एक्सीजन की मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट तक कर दिया। ठीक है, ट्रांस मेटाटार्सल होता है सीवियर सेवरल टोज अफेक्टेड। कॉम्प्लिकेशंस यही आती हैं कि हेमरेज, इन्फेक्शन, फ्लैप नेक्रोसिस, डीवीटी होता है इस बंदे को, पेन या फैंटम लिम्ब जैसा लगता है। बिलो नी एम्पुटेशन में हम नी को प्रिजर्व कर लेते हैं, इसमें बेस्ट चांस रहता है बंदे के वॉक करने का। एम्पुटेशन स्टम्प मोर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बिलो नी काटना पड़ता है, और इसमें लॉन्ग पोस्टीरियर स्क्यू फ्लैप लगेगा। अबव नी में क्या होगा, इट हील्स वेल, इसमें एम्पुटेशन स्टम्प मोर देन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। ठीक है, तो बर्जर डिजीज़ में ऐसे होता है, कॉर्सक्ल्यू कोलेटरल्स होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हमने ये सब कर ही लिया है वैसे। बेस्ट ग्राफ्ट, सिंथेटिक पीटीएफई। अब हम वो कर लेते हैं, क्या करना है, स्किन ग्राफ्ट्स एंड फ्लैप्स। स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप में सबसे पहले क्या फ़र्क होता है कि ग्राफ्ट में सिर्फ स्किन दे रहे हैं हम, वैस्कुलरिटी नहीं दे रहे। फ्लैप में हम स्किन और मसल जो भी है उसके साथ एक वैस्कुलर पेडिकल भी दे रहे हैं। ठीक है, तो वेसल भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, अब वूंड हीलिंग के वो क्या होता है कि वूंड हीलिंग का टाइमलाइन बेसिकली कि 10% वूंड हीलिंग हो जाती है 1 वीक में, 80% 3 मंथ्स में, और 100% तो कभी भी नहीं होती। ठीक है, इट्स लाइक हीलिंग इन ब्रेकअप कि पहले हफ्ते तुम लोगों को बताने लायक हो जाते हो। ठीक है, सो यू कैन टेल पीपल, 10% अफेक्ट आने लग जाता है, 80% 3 महीने में आता है, और 100% तो कभी भी हील नहीं होता। 80% हील हो जाते हो, मतलब तुम अफेक्ट आने का मतलब है हील होने। तो 80% हील हो जाते हो 3 महीने में, और 100% तो हील कभी भी नहीं हो सकते। सेम गोज विद कोलेजन। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में टाइप 3 कोलेजन आएगा, लेट स्टेजेस में क्या आएगा, टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में तुम्हें बंदे को ड्रीम होता है कि हम दो हमारा एक, ठीक है, तो टाइप 3। लेट स्टेजेस में बंदा अकेला ही रह जाता है अल्टीमेटली, तो टाइप 1। तो 1:3 कोलेजन जो हमें अल्टीमेटली मिलता है वो होता है 4:1 की रेशियो में, मतलब 1 ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 4:1 मिलता है अल्टीमेटली। देन ये जो होता है ग्राफ्ट्स की बात करते हैं पहले, जिसमें वैस्कुलरिटी नहीं देते।
ठीक है, वो दो तरह का होता है, स्प्लिट या थियर्स ग्राफ्ट, फुल या वुल्फ। स्प्लिट में टी आ रहा है, थियर्स में टी आ रहा है, फुल में एफ आ रहा है, वुल्फ में एफ आ रहा है। ठीक है, स्प्लिट या थियर्स ग्राफ्ट जो होता है उसमें हम एपिडर्मिस और पार्शियल डर्मिस लेते हैं। फुल में क्या एपिडर्मिस का पूरा डर्मिस ले लेते हैं। ठीक है, थियर्स ग्राफ्ट टी से कहाँ से लेंगे हम, साइट होगी इसकी थाई। वुल्फ या फुल को कहाँ से लेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर या फिर रेट्रो ऑरिकुलर। स्प्लिट में वो एस से सेकेंडरी हीलिंग से वो करेगा, हील करेगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर सेकेंडरी है। फुल वाले में फर्स्ट दैट इज प्राइमरी हीलिंग, इसमें बेटर कॉस्मेसिस रहती है फुल में। पूरा ही दे रहे हैं फुल में तो उसे बेटर कॉस्मेसिस होगी। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ग्राफ्ट, ग्राफ्ट कब नहीं देना, जब बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस हो। स्ट्रेप्टोकोकस हाइलुरोनिडेज बनाता है और वो ग्राफ्ट को ख़राब कर देता है, तब हम नहीं देना, पहले से ठीक करो। ठीक है, ग्राफ्ट हम लगाएंगे तो वो ग्राफ्ट टेक का टाइमलाइन देखो, 0 to 48 आवर्स में क्या होता है, इम्बाइबेशन। ठीक है, कि बस वो उसी से ले रहा है, जो ले रहा है पूरा का पूरा सिर्फ सीधा सीधा ले रहा है। 48 to 72 आवर्स में क्या होता है कि वो थोड़ा सा वैस्कुलर कनेक्शन बनाने लग गया है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनने लग गया बंदे का। 2 दिन तो वो ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है, 48 to 72 आवर्स में इनऑस्कुलेशन दैट इज वैस्कुलर कनेक्शंस आर फॉर्मिंग। मोर देन 72 आवर्स में अब रीवैस्कुलराइजेशन होने लग जाती है। ठीक है, अपना पूरा रीवैस्कुलराइजेशन होने लगी, हफ्ता लगता है फिर इसमें। ठीक है, पूरे 7 दिन मतलब 7 डेज तक रीवैस्कुलराइजेशन होती रहती है ग्राफ्ट की। देन नेक्स्ट इज वुंड हीलिंग इंटेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में क्या, प्राइमरी वुंड हीलिंग कैसा होगा, जिसमें हम इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं सूचर्स लगा के। सेकेंडरी में जब मुंह से वुंड को ओपन लेफ्ट कर, इट इज लेफ्ट ओपन, इट हील्स इटसेल्फ विद ग्रैन्युलेशन टिश्यू एक्सेट्रा, खुद ही टिश्यू बना के इसने खुद ही ठीक होना है सेकेंडरी ने। टर्शियरी में क्या है कि पहले तो ओपन छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड जो वुंड है उसके अंदर पहले से इन्फेक्शन में ही हम बंद ना कर दें उसको। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट वगैरह देके उसे बाद में सूचर कर दिया तो वो टर्शियरी हो गया। ठीक है, सो क्लोज्ड इमीडिएटली, लेफ्ट ओपन एंड हील्स विद ग्रैन्युलेशन टिश्यू, देन ओपन इनिशियली देन सूचर। उसके बाद आ गया ये हाइपरट्रोफिक स्कार वर्सेस किलोइड। ये क्या है, एक हाइपरट्रोफिक स्कार, ये इसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है अलोंग दी मार्जिन। ठीक है, सो इट इज़ अ हाइपरट्रोफिक स्कार, रेगुलरली अरेंज होता है, ये देखो रेगुलरली अरेंज है, पैरेलल कनेक्टिव टिश्यू, 4 to 6 वीक्स में बनेगा। एंड इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि ड्रेसिंग करो, जैसे कि सिलिकॉन ड्रेसिंग। ठीक है, ये देखो बड़ा सा, जिसकी हैफाजार्डली अरेंज्ड है, कोलेजन, हेल्टर स्केल्टर अपीयरेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा दिया, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। हेल्टर स्केल्टर अरेंज है, बहुत बड़ा है, इसे बोलते हैं किलोइड, कि कोलेजन कहीं भी आके बस चला ही गया बस। ठीक है, ये बनता है आफ्टर 3 months, और ये अफ्रीकन में ज़्यादा बनता है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, सो इसका ट्रीटमेंट, इसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें तो सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे थे, इसमें इंट्रा रीजनल ट्राइमसिनोलोन देना पड़ेगा। देन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की जब हम सर्जरी करते हैं तो उसकी टाइमलाइन पता होना चाहिए हमें। अगर हमने सिर्फ क्लेफ्ट लिप सही करना है, लिप सही करना है तो ईजी है कि 5 months में सही कर दो। ठीक है, अर्लीस्ट 3 months में भी कर सकते हो, चलो ठीक है। सो मोस्ट कॉमन क्या है, मिलाड वाला करते हैं हम इसमें। क्लिफ्ट पैलेट अगर लोन अगर सही करना है तो वो डिपेंड करता है सॉफ्ट पैलेट है कि हार्ड पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट को तुम 6 months में कर सकते हो, हार्ड पैलेट को 15 to 18 months बाद करना है। मोस्ट कॉमन है इसमें वॉर्डिल और किलनर रिपेयर, बड़ा बेकार सा नाम है वॉर्डिल और किलनर, किल ही कर रहा है वो तो भाई, पैलेट को ख़राब ही कर रहा है, ड्रिल भी कर रहा है, किल भी कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमने दोनों एक साथ करने हैं तो अगर तो हमें क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट करना है। देखो क्लेफ्ट लिप 5 महीने था, सॉफ्ट पैलेट 6 महीने था, तो इसे हमने थोड़ा सा वो बार्गेन करके कह दिया कि अच्छा ये दोनों करने हैं, फिर तुम 5 months में कर सकते हो, पर हार्ड वाला वही 15 to 18 months में होगा। ठीक है, अब इसमें एक रूल ऑफ 10 होता है कि सर्जरी करने के लिए हीमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा होना चाहिए, एज 10 वीक से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 3 महीने का तो कम से कम होना ही चाहिए ना बच्चा। ठीक है, और वेट 10 pounds से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये एक इंस्ट्रूमेंट रह गया, आई थिंक ये है हम्बीज नाइफ। इट इज़ यूज टू हार्वेस्ट स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ठीक है, इसको हार्वेस्ट करने के लिए हम ये वाला नाइफ हम्बीज नाइफ यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारे पास फ्लैप क्या था, जिसमें हम वैस्कुलर पेडिकल इसके साथ दे रहे थे अलॉन्ग विद दी स्किन। ठीक है, अब सबसे पहले लिप्स में देखो कि अगर तो लिप्स में यहाँ पे हमें वो ठीक करना है, रिकन्स्ट्रक्शन करनी है,
तो हम यहाँ से ऊपर से फ्लैप उठाएंगे और इसको नीचे करके लगा देंगे, तो दैट इज़ एबे एस्लेंडर फ्लैप। ठीक है, अबे ये क्या हो गया तेरे लिप्स को, ठीक है, एबे एस्लेंडर फ्लैप, अबे ये क्या हो गया तेरे लिप्स को, ऐसे याद रख लो। ठीक है, उसके बाद अगर तो बहुत ज़्यादा लिप्स इन्वॉल्व हैं तो हमें पूरा ही ऐसे उठा के नोज़ के आसपास से कर्व्ड उठा के ऐसे लगाना पड़ेगा सेंटर में, सो दैट इज़ करपेंजिप फ्लैप। ठीक है, तो इसमें याद रखना करण को हुआ ये, तो फिर हमने उसके लिप्स को ऐसे जिप लगा दी। ठीक है, सो करण जिप। इसके बाद ये कर लेते हैं, दिस इज़ अ बाईपेडिकल फ्लैप। ठीक है, जिसमें हम आईज से पूरा यहाँ पे सूट करके ऊपर से एक फ्लैप लेके लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से पूरा नीचे, सो दिस इज़ आईज के आसपास बाईपेडिकल फ्लैप। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये फिंगर है, ठीक है, कट फिंगर है अगर ऊपर से, तो इसे हमें सूचर करना है, तो इसका फ्लैप कहाँ से लेंगे, हम नीचे से एक वी शेप में स्किन काटेंगे और उसको ऊपर करके लगा देंगे और बीच में उसको जोड़ देंगे, तो ये वी का हमने वाई बना दिया, तो वी टू वाई प्रोसीजर होता है कट फिंगर टिप में। ठीक है, वी टू वाई। एक होता है हमारे पास वाई टू वी, वो कैसे होता है कि अगर मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसे मतलब इकट्ठे से हो रखे हैं, तो हमने एरिया ऑफ स्कार है, ठीक है, इसको हमने ऐसे एरिया ऑफ स्कार को मार्क किया, वाई वाई शेप में काट के इसको ऐसे वी वी की शेप में लगा दिया, तो ये होता है वाई टू वी प्रोसीजर। तो वी टू वाई हम फिंगर टिप में कर रहे थे, वाई टू वी हम कर रहे हैं इन द रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स। रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए एक और करते हैं, दैट इज जेड प्लास्टी। ठीक है, जेड बनाया, एक को इस साइड रेज कर दिया, एक को इस साइड रेज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे जेड में उसको उठा के लगा दिया। ठीक है, इसको इधर लगा दिया, बी को ऊपर मार्क कर दिया, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। तो जेड प्लास्टी और वाई टू वी दोनों रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए हैं। उसके बाद ये मैंने बताया था एक बाईपेडिकल फ्लैप, वैसे ही एक होता है हमारे पास बाई लोब्ड फ्लैप। ठीक है, जैसे नोज पे ये है तो हमने इसको कवर करना है, तो हम यहाँ पे एक दो लोब्स उठा के यहाँ लगा देंगे, दिस इज बाई लोब्ड फ्लैप। ठीक है, अब यहाँ पे दो और फ्लैप है, जिसमें एक तो हम जिसमें पेक्टोरालिस मेजर लेके लगा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, मसल ले रहे हैं ना, सो पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप PMMC। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेल्टोपेक्टोरियल फेशिया ले रहे हैं, डेल्टोइड और पेक्टोरल का डेल्टोपेक्टोरियल फेशिया ले रहे हैं, सो दिस इज DPFC, डेल्टोपेक्टोरल फेशियोक्यूटेनियस फ्लैप। ठीक है, उसके बाद ये हो गए सारे। देन लास्ट में कि ये क्या है, डॉग ईयर। इसमें क्या होता है कि जब हम सूचरिंग कर रहे होते हैं ना, तो बाहर कई बार एक एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है, तो वो कुछ फ्लैप नहीं है बेसिकली, वो एक सूचरिंग एरर है। ठीक है, सो डॉग ईयर एक सूचरिंग एरर आ सकता है इसमें। देन ये क्या है, पिलोनिडल साइनस। पिलोनिडल साइनस में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिटिंग वाला जॉब है इस बंदे का, पूरा टाइम बैठे रह रहा है, ठीक है, और टफ हेयर है यहाँ पे पीछे, टफ हेयर ट्रैप हो जाता है इन द साइनस ओपनिंग, मतलब एक साइनस बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड भी है, साइनस है पूरा, पर उसके एंड में एक टफ हेयर जो है वो ट्रैप होता है, तो हमें पीछे एक टफ हेयर दिखता है अबव दी नेटल क्लेफ्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पूरा इसे कट कर देते हैं और फिर उसके बाद इसे रोम्बॉइड फ्लैप बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो पिलोनिडल साइनस के लिए रोम्बॉइड फ्लैप। ठीक है, मोर देन ट्रांसपोजिशन फ्लैप, तो रोम्बॉइड मोर देन ट्रांसपोजिशन। और एक और इसमें होता है कि उसको हो गया किम कार्डेशियन को पिलोनिडल साइनस, ये तीन नाम याद रखने के लिए, किम कार्डेशियन basking in sun in her Lamborghini, basically Lamborghini. So Baskin Karidakis, so Kim Kardashian है Kardashian, basking in sun in Lambo, चलो Lamborghini। ठीक है, तो ये हो गए स्किन फ्लैप्स। अब हमारे पास बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, एंड दैट इज़ मीडियास्टिनल मासेस। ठीक है, मीडियास्टिनल मासेस में हमारे पास ये देखो क्या है, एक तो है एंटीरियर मीडियास्टिनल मास, यहाँ पे दोनों, एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर मीडियास्टिनल मास में ये वाला जो मास है ये क्या होगा, थाइमोमा, मोस्ट कॉमन थाइमोमा। ठीक है, इसमें एक स्टेजिंग होती है मसाओका कोगा स्टेजिंग, मसाओका कोगा स्टेजिंग। ये CECT पे हमें आराम से दिख रहा है, इसमें आगे आगे एक मास है, इसमें वो होते हैं
paraneoplastic syndromes associated with thymoma, that is myasthenia gravis, गुड्स सिंड्रोम, हाइपोगामाग्लोबिनिnemia, गामा कम हो जाएगा, और एक परका, ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस, परका, गुड्स सिंड्रोम, ये सब हैं थाइमोमा के पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। अब ये क्या है, इसमें बीच में ही फैट और बीच में ही कैल्सिफिकेशन सब कुछ दिख रहा है, तो इसमें फैट और नेगेटिव हाउंसफील्ड यूनिट है, तो इसमें कैल्सिफिकेशन भी साथ में, तो क्या होगा, ये टेरेटोमा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंटीरियर मीडियास्टाइनल मासेस, जो भी इंटीरियर मीडियास्टाइनल मासेस है उसके लिए इन्होंने 4 टीज बनाए हैं। एक तो ये हो गया थाइमोमा, एक हो गया टेरेटोमा, एक होता है कि अगर थायराइड का मास आ गया वहाँ पे, थायराइड मास, या फिर एक होता है लिम्फोमा, पर निमोनिक कंप्लीट करने के लिए इसका नाम रख दिया टेरिबल लिम्फोमा, ठीक है। सो थाइमोमा, लिम्फोमा, थायराइड मास, टेरेटोमा, ये सब होते हैं इंटीरियर मीडियास्टाइनल मासेस। और इंटीरियर मीडियास्टाइनल मासेस के लिए हम क्या करते हैं, CECT। वहीं अगर हमारे पास एक पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल मास हो, जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, न्यूरोजेनिक ट्यूमर, ठीक है, एंटरिंग द न्यूरोनल फोरामिना, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल मास, ठीक है। इसमें डम्बल साइन दिखता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर वाले के लिए MRI, क्योंकि हम न्यूरो वाली चीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक थोरैको स्कोर क्या होता है, थोरैको स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें पता चाहिए क्या नहीं है, ऑल आर द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब अगर ऐसे हो कि एक टांग तो इसकी ठीक है, एक टांग में पूरा हाइपरट्रोफी हो रखा है और वेरिकोज वेन्स भी हैं, और साथ में एक एबरेंट लेटरल मार्जिनल वेन भी है, सो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लिपल ट्रेनोमी सिंड्रोम। क्लिपल फील्ड नहीं है ये, वो हमने एक अलग किया है सिंड्रोम ऑर्थो में, दिस इज क्लिपल ट्रेनोमी सिंड्रोम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैस्कुलर सर्जरी।